मेरी आंख खुली तो मैंने दादी को सीख सकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी दादी को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाह कर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। कुछ समय पहले मैंने एक बार दादी से पूछा था कि आखिर वह दादा के कमरे में सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो दादी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। दादी जब भी उनके कमरे से निकलती, दादी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता था। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा दादा आखिर मेरी दादी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 14 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। दादी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब दादी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और पास जब दादा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बिल्कुल जवान हो। वह कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हो, और दादी का हाल ऐसा होता कि दादी दादा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती। दादी सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या तो बाथरूम में बंद हो जाती। दादी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में दादी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह दादा को परेशानी में नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि दादी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल दादी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए दादी के शरीर को कंपते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं दादी से पूछूं कि दादा उनके साथ रात को ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर दादा के नाम पर दादी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। दादी हर रात दादा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती दादा अपने साथ कमरे में ले जाते थे और दादी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन दादा उनकी एक न सुनते। दादा की आवाज में मोहब्बत की ऐसी चाशनी खुली होती कि देखने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी दादा दादी को कमरे में ले जाकर यकीन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी औलाद के लिए अपनी दादी को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है, और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना तो मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी दादी को दादा के कमरे में न जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह दादा को मना नहीं कर सकती थी। दादा तो मेरे सामने दादी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं 6 माही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने दादा दादी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरी दोस्त मोना हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे दादा और दादी के बारे में बता दिया। तुम्हारे दादा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? मोना ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का होकर देखने लगी।
फिल्म का भला इससे क्या लेना देना। वह अलग निगाह से मुझे देखने लगी और मैं ना समझ पाई। उसने बात बदल दी लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर मोना ने यह सवाल क्यों पूछा था। मैं घर वापस आई तो दादी के ममेरे भाई माथुर अंकल बैठे हुए थे। वह दोपहर को हमारे घर आते थे। दादी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। दादी बताती थी कि वह दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर आगे माथुर अंकल दुबई चले गए और दादी की शादी दादा से हो गई। दादी की शादी को 34 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती पोती थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और ना समझ थी। लेकिन कुछ साल में मुझे अच्छी तरह दादी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरे दादा अच्छे आदमी नहीं हैं। वह मेरी दादी की तकलीफ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने दादा के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। माथुर अंकल से मेरी दादी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वे साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और दादी से मिलने के लिए अक्सर आते थे। लेकिन दादी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। माथुर अंकल के जाने के बाद दादी अक्सर मुझे कहती है कि अगर तुम्हारे दादा को पता चला कि माथुर मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं दादी को का दिलासा देती कि दादा को कैसे पता चलेगा। दादा सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो माथुर अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वह हमेशा आते हैं और दादी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। दादा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। दादी ना जाने कैसे दादा जैसे जालिम इंसान के साथ जिंदगी गुजर रही थी। रात में मैंने अपना और दादी का बिस्तर लगाया और दादी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में दादा मेरे कमरे में आए। दादी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। दादा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो दादा ने दबी दबी आवाजों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि दादा दादी से क्या कहते हैं। चल ना सुनीता, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, वादा। दादा की आवाज मेरे कानों में पड़ी जिससे मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। दादी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी पोती जवान है। वह 1000 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी ने धीमे लहजे में दादा को जवाब दिया। दादा ने जबरदस्ती दादी का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। दादा दादी के साथ न जाने क्या करते थे और मोना की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन दादी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। दादी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी सांस लेकर मम्मी पर डाली, जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह दादी की कमीज का फटा हुआ आस्तीन था। दादी को मेरी नजरों का एहसास हो गया था। उन्होंने जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही दादी ने सुबह सही जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक ही दादी का आस्तीन कैसे फट गया। दादी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैं झूठा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। दादी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे दादी की सिसकियां की आवाज सुनाई दे रही थी।
मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी दादी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवालों को जबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। दादाजी सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। दादा की आमदनी कम थी, लेकिन दादा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टी निगाह अपने आप पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। दादा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग दादी के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे माथुर अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। माथुर अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने माथुर अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर माथुर अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे दादा अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी दादी को अपने दादा से आजादी क्यों नहीं दिलवा देती? कब तक तुम दोनों उनकी दर्द की चक्की में पिसती रहोगी? माथुर अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं दादा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दादा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर मैं दादा को जालिम कैसे कह दी? मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे दादा और दादी के दरमियान क्या होता है। माथुर अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समुद्र में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे दादा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिसे मैं उन्हें जालिम करार दे दूं। लेकिन दादी की तड़प और आंसू दादा को जालिम साबित करते थे। माथुर अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। दादी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। हमारे लिए फौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और माथुर अंकल दादी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा वक्त मधुर अंकल की बात को सोचती रही। दादी को दादा के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से दादी मेरे पास मेरे कमरे में ही सो रही थी। दादी जब मेरे पास रहती थी तो बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। दादा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह दादी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वह रोजाना से ज्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन दादा दादी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। दादी जब सुबह दादा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर जमीन पर घसीटकर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने दादी से पूछा कि दादी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे दादा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। दादी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और दादा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आए। मैं दादी को नाश्ता देने के बाद दादा के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो दादा मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। दादा के लहजे में इतना शहद था कि मैं दादा के इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई थी। दादा किसी तरह भी सख्त और जालिम नजर नहीं आते थे, बल्कि दादी की हालत ठीक दादा के जुल्म की दास्तान सुनती थी।
मैंने दादा से कहा कि मुझे दादी के बगैर नींद नहीं आती और वह दादी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करे। मेरी बात सुनकर दादा मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं तो कभी कभी तुम्हारी दादी को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तो तुम्हारी दादी पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दादा की बात सुनकर मेरा खून खोल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नजारे मैं आए दिन देखा करती थी। लेकिन दादा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझ रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि दादा का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी दादी को दादा से आजादी दिलवा दूंगी। माथुर अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी दादी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 14 साल की थी, लेकिन नाक नशे से मैं बिल्कुल अपनी माँ और दादी की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी दादी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी दादी की चादर ओढ़कर दादा के कमरे में चली गई। कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। दादा अंधेरे की वजह से मुझे दादी समझ बैठे थे। मेरी खुशनसी भी है कि सुनीता आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। दादा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए, मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। दादा बहुत मोहब्बत से कहने लगे कि अपनी पोती जवान हो रही है, इसलिए तो तू इस कदर मुझसे दूर हो गई है कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी पोती जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह न समझ हो कि हम एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपनी करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। दादा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और दादा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा लिया। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वह कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह मेरी से शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ दादा ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं जानता हूँ कि माथुर ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन सुनीता तुझे बता दूं कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वह तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर में जवान बेटी भी है, इसलिए तो इतिहास का दामन थाम के रखना। दादा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं दादी नहीं बल्कि उनकी पोती हूँ। दादा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद दादा को नींद आ गई। काफी देर तक मैं दम साधे दादा के पास लेटी थी, लेकिन दादा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। दादा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसलिए माथुर अंकल और दादी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगले सुबह दादा रोजाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसा था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से दादा का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे दादा के रवैया में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटे तो घर के बाहर ही माथुर अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी।
वह हमेशा दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। दादी और माथुर अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी, वह इस कदर वह भयानक है। दादी माथुर अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी पोती के दिल में उसके बाप के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है, और वह दिन दूर नहीं जब मेरी पोती अपने दादा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह बुढ़ा जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं आजादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने गुड़िया के दिल में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका दादा मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज का आस्तीन तक फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बूढ़े से आजादी की बात करूँ तो मेरी पोती मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी गुड़िया को छोड़कर उसके घर से ना निकालना पड़े। गुड़िया तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने दादा के जुल्म की दास्तान सुना देगी और मैं गुड़िया को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। माथुर अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने गुड़िया से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊंगा। दादी माथुर अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। माथुर अंकल मेरी दादी का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें और गुड़िया को अपनाऊंगा। बस गुड़िया को किसी भी तरह यह सच पता ना चले कि उसका दादा जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। गुड़िया ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। दादी और माथुर अंकल को यकीन दिला दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वह दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी दादी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे दादा को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे दादा के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे दादा की बात याद आ गई। माथुर ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर दादी और माथुर अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। माथुर अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने की बजाय दादी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में दादी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपके दादा से क्या मसला है। दादी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना जीत के दादी ने मुझे सारा सच बता दिया। दादी शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन माथुर अंकल उनसे शादी करने की बजाय दुबई जाकर नौकरी करने लगे और दादी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कच्चा न होने दिया और दादी के दिल में माथुर अंकल के मोहब्बत का रंग बसा रहा। दादी के घर वालों ने दादी के लिए दादा को पसंद कर लिया। दादी जवान और खूबसूरत थी, जबकि दादा उम्र में 6 साल दादी से बड़े थे और दादा सांवली शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि माथुर अंकल हैंडसम थे।
दादी के लिए दादा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और दादी ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर दादा से शादी तो कर ली, लेकिन वह दादा को दिल से कभी अपना ना पाई थी। जबरदस्ती का यह रिश्ता दादी के लिए बोझ की तरह था। लेकिन दादी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी शादी के 1 साल बाद मेरे पापा दादी की गोद में आ गए थे। दादी की शादी के 15 साल बाद माथुर अंकल दुबई से कुछ दिन के लिए वापस आए तो उनके दिल में दादी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। दादी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर माथुर अंकल से चुपके मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात दादी की बड़ी माँ को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी दादी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। दादा मन से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने दादी को बदनामी से बचा लिया और इन सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब दादा ने दादी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी दादी के हाथ मेरी दादी को तो ना लग सके, लेकिन उन्होंने माथुर अंकल पर शक्ति की और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। उसे 1 साल पहले माथुर अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वह दादी के पीछे दीवाने हो गए थे। दादी को तो पहले ही दिन से दादा पसंद नहीं थे। हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि माथुर अंकल के पास दुबई का पैसा था और दादी के लिए दादा को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी, दादा मुझे भी बहुत मोहब्बत करते थे और दादी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए दादी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नजरों में दादा को गलत साबित कर दिया। दादी हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने दादा को जालिम साबित कर दिया और खुद मुल्जिम बनकर रहने लगी। इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि दादा तो कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं करते, फिर वह बंद कमरे में दादी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने मन से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार दादा को नहीं छोड़ सकती। माथुर अंकल जो दादी को पहले ही 2 बार छोड़ चुके थे, दादी उनसे न जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे माथुर अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उसे ख्वाहिश को पूरी करने के बाद दादी उनके किसी काम की नहीं रहेगी। दादी ने मुझे आगे के सुहाने सपने देखकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पऊं और दादा को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए दादा को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे दादा ही सब कुछ थे। माँ पापा मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे, अब दादा दादी ही मेरे सब कुछ थे। अगर मेरे सामने सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन दादी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी। लेकिन जब माथुर अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊंगी और ना ही दादी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर दादी से उनकी राहत जुड़ा करके दादी को छोड़ गए थे। दादी को पता चला था कि अंकल दादी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे। वह बहुत ही चालाक और मक्कारी इंसान थे। उन्होंने मेरी दादी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। दादी को जब एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में भागकर वह कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी,
अगर दादी और मैं उनके साथ चले जाते तो वह मेरी इज्जत को फिर एक बार वैसे ही नीलाम करते जैसे बड़ी दादी ने दादी की इज्जत की रक्षा में खेलने की कोशिश की थी। ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों के काम आ गया था। हम अंकल के चुम से निकल गए थे। रात को दादाजी घर लौटे तो दादी ने खुद ही दादा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी दादा के कमरे में लगा लिया। दादा की खुशी देखने लायक थी। दादा सच में दादी से बहुत मोहब्बत करते थे और यह उनकी मोहब्बत ही थी जो वह दादी की गलतियों को आज तक नजरअंदाज करते आए हैं। इतने सालों में पहली बार दादी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने दादा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह दादा और दादी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।